जी बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फर्स्ट ईयर का ही नेक्स्ट लेक्चर करने लगे हैं और ये है हमारा लेक्चर नंबर 9 और चैप्टर 2 हम कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ स्केलर प्रोडक्ट। बेसिकली जो मेन टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। और आज हम इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की दो काइंड्स में से एक काइंड करने लगे हैं और इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। जी बेटा, वेलकम बैक। चलते हैं अपनी मेन स्क्रीन की तरफ और ये आप सामने स्क्रीन देख रहे हैं। इसमें हमने करना ये है कि हम स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट का मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, इसकी फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, इसमें आपको पता ये होना चाहिए वही पिछले टॉपिक वाली बात कि एक वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि ये आगे चल के यहाँ पर आप यूज़ करेंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट की सबसे पहले डेफिनेशन, जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, फ़र्ज़ करें आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, और दोनों वेक्टर्स के दरमियान कोई ना कोई एंगल बन रहा है। फ़र्ज़ करें ये है आपके पास वेक्टर ए और ये है आपके पास वेक्टर बी। दोनों की टेल्स को आपने मिलाया हुआ है। जब आप टेल्स को मिलाएं या जब हेड्स मिल रहे हों तो आप दोनों के दरमियान एंगल फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ पर इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल है थीटा। सही है। तो अगर दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करें और जो आंसर है या जो प्रोडक्ट है वो स्केलर क्वांटिटी आए, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने इसकी डेफिनेशन को लिखना है। दूसरे नंबर पे आपने ये बताना है कि स्केलर प्रोडक्ट को जाहिर करने का तरीका क्या है। तो इसका जो मेथड है वो ये है कि आप दोनों वेक्टर्स के दरमियान ये डॉट लगा देते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। आप इनको आपस में स्केलर प्रोडक्ट के थ्रू मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप ये दरमियान में ये डॉट लगा देंगे। इसीलिए स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसको डिनोट करने का जो मेथड है दैट इज़ डॉट। अब इसका फार्मूला ये है कि आपने सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखनी है, फिर आपने सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखनी है, और फिर आपने इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल जो है उसका कॉस ले लेना है, यानी ए बी कॉस थीटा। तो ये आपके पास इसका फार्मूला आ गया। दूसरे नंबर पे हमने फिज़िकल इंटरप्रिटेशन बतानी है, यानी हमने ये बताना है कि हम स्केलर प्रोडक्ट को किस तरह से फिज़िकली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या इसका हमें क्या बेनिफिट हो सकता है। ठीक है। तो इसके लिए सामने स्क्रीन पर आप दो डायग्राम्स देख रहे हैं। इन दोनों डायग्राम्स में दोनों में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या किया गया है। मैं अलग से ये डायग्राम बना भी देता हूँ आपके लिए। फ़र्ज़ करें ये है वेक्टर ए और ये है फ़र्ज़ करें वेक्टर बी, और दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल है थीटा। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि वेक्टर ए को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करता हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने वेक्टर ए को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है, तो सबसे पहले ये देखें कि वेक्टर ए का एंगल थीटा जो है वो किसके साथ बन रहा है। यहाँ पर एंगल थीटा किसके साथ बन रहा है, बी के साथ। तो पहला स्टेप क्या है कि आपने वेक्टर ए के हेड से, यानी यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है दूसरे वेक्टर के ऊपर जिसके साथ एंगल बन रहा है। तो आप सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बी पर, यानी यहाँ पर 90 का एंगल बनना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। फिर वेक्टर ए की टेल से इस पॉइंट तक ये वेक्टर ए का कौन सा कंपोनेंट बनेगा, एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट क्यों बनेगा, एक बात याद रखें कि जो थीटा वाली साइड पे होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, और जो थीटा के सामने होता है, ये देखें, ये थीटा के सामने है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। तो आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा ए कॉस थीटा। आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ कॉस थीटा आता है और वर्टिकल कंपोनेंट के साथ क्या आता है, साइन थीटा।
तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि वेक्टर ए का जितना हिस्सा बी के ऊपर आ रहा है, या वेक्टर ए का जो असर बी के अलोंग है, या वेक्टर ए का जो प्रोजेक्शन बी के ऊपर है वो क्या है, तो आप बताएंगे ए कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरह प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी फिर मैं क्या लिख सकता हूं, ए कॉस थीटा। ठीक है, अब आप इसके फार्मूला से देखें, अगर मैं फार्मूला में राइट हैंड साइड को देखूं तो ए कॉस थीटा को उस तरफ रहने दें, बी की मैग्नीट्यूड को नीचे लाकर डिवाइड कर दें, तो मैं फिर ऐसे भी लिख सकता हूं, इस बी को इधर डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी की मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फार्मूला बन गया। इसी तरह हम ये भी जानते हैं कि अगर हम वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला है। यानी मैं इसी फार्मूला को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर। तो ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का थर्ड फार्मूला आ गया, या थर्ड मेथड आ गया उसको लिखने का। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होता है, तो आप बोलेंगे ए कॉस थीटा, या आप बोलेंगे ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी की मैग्नीट्यूड, या आप बोलेंगे ए डॉट बी यूनिट वेक्टर। ये तीनों तरह से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो इसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए निकालना है, तो उसका मेथड क्या है, वो भी बड़ा इजी है। वो आप किस तरह करेंगे, फर्ज करें दोबारा से मैं वही दो वेक्टर्स बनाता हूँ, वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर ए, ये इन दोनों के दरमियान एंगल है थीटा। अब इसमें आप क्या करेंगे, आप वेक्टर बी को रिजॉल्व करेंगे। अब वेक्टर बी वेक्टर ए के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो क्या करेंगे, वेक्टर बी के हेड से ए के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी यहाँ पर 90 का एंगल होना चाहिए। अगला काम क्या है कि आपने ये देखना है कि वेक्टर बी की टेल से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है यही बी का एक्स कंपोनेंट है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमेशा थीटा वाली साइड पे होता है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ कॉस थीटा आता है। इसी तरह थीटा के सामने जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट के साथ साइन थीटा आता है, यानी बी साइन थीटा। लेकिन हमें चूंकि वेक्टर बी का ए के ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए, तो इसका मतलब है हमें बी कॉस थीटा चाहिए। ठीक है, सो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या है, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। अब अगर आप स्केलर प्रोडक्ट के उसी पहले वाले फॉर्मूला को देखें, तो अगर मैं राइट हैंड साइड पर बी कॉस थीटा रखना चाहता हूं, तो वेक्टर ए को ए की जो मैग्नीट्यूड है उसको नीचे डिवाइड कर दूंगा, तो आपके पास ये बन जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए की मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला बन गया। नाउ दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ठीक है, लेकिन जैसे ऊपर आपने किया, अब अगर वेक्टर ए और उसकी मैग्नीट्यूड की रेशो ली जाए, तो ये किसका फॉर्मूला है, ये यूनिट वेक्टर ए का फॉर्मूला है। अब इस तरह से आपके पास एक नया फॉर्मूला बन गया, ए यूनिट वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यानी अगर आपसे कोई ये पूछे कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या है, तो आप बोलेंगे बी कॉस थीटा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए की मैग्नीट्यूड, या ए यूनिट वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, तो ये आपके पास फिजिकल इंटरप्रिटेशन हो गई सामने। यहाँ पर मैंने प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी किया, और यहाँ पर मैंने प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए किया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसकी एग्जाम्पल्स पर, और यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स गिवन हैं, दो एग्जाम्पल्स इनफ हैं एग्जाम के लिए। अगर आपसे वो पूछेगा तो मैक्सिमम 2 एग्जाम्पल पूछेगा, बल्कि 2 भी ज़्यादा है, एक एग्जाम्पल भी काफ़ी है। तो सबसे पहली एग्जाम्पल है वर्क की। ये मैं आपको चैप्टर 4 का जो फर्स्ट टॉपिक है उसी में करवाऊंगा, तो इसलिए आपने ये नहीं देखना कि हम वर्क पढ़ने लगे हैं, हम वर्क नहीं पढ़ रहे। यहाँ पर हम स्केलर प्रोडक्ट की एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो आपने सिर्फ फॉर्मूला जो है उसको याद रखना है। अगर हम वर्क का फॉर्मूला देखें, तो इसका फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ ऊपर आप ये लिखेंगे, फिर आप नीचे ये फॉर्मूला लिखेंगे, और इस फॉर्मूला को आप ओपन भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट को ओपन करने का क्या मेथड है, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम।
यहाँ डायग्राम पर मेंशन किया गया है कि एफ और डी के दरमियान एंगल कितना है, फ़र्ज़ करें थीटा, तो फिर हम एफ डी कॉस थीटा के तरह से इसको ओपन कर लेंगे। इसी तरह एक चैप्टर 4 में ही एक फॉर्मूला है पावर का, ये भी मैं आपको उस चैप्टर में करवाऊंगा। पावर जो है इसको फार्मूला की शक्ल में लिखा जा सकता है, इट इज़ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, यानी ये फोर्स और वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट है। फ़र्ज़ करें एक गाड़ी है, एक कार है जिसका इंजन जो है वो टोटल फोर्स F लगा रहा है और किसी एक इंस्टेंट में उस कार की जो वेलोसिटी है वो v है, तो फिर इंजन की जो पावर लग रही है उस पावर को आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ दैट फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आपके पास पावर का फॉर्मूला बन गया एज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। इसको भी आप ओपन कर सकते हैं, एफ वी कॉज ऑफ थीटा। तो ये था आपका स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल्स। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टीज़, यानी स्केलर प्रोडक्ट को हम कहाँ कहाँ किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि अगर आप ऑर्डर को चेंज करें, यानी अगर आप ऑर्डर को रिवर्स करें तो कोई फ़र्क ना पड़े। मतलब क्या हुआ इसका, A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, यानी अगर आप A को पहले लिखें डॉट प्रोडक्ट में या B को पहले लिखें तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न अभी हम देख लेते हैं कि हम ये जानते हैं कि A डॉट B इक्वल होता है फर्स्ट की मैग्नीट्यूड सेकंड की मैग्नीट्यूड इनटू कॉज ऑफ थीटा। सही है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई B डॉट A का बताएं, उसको कैसे लिखेंगे, तो आप बताएंगे बड़े आसानी से, आप बताएंगे कि अब फर्स्ट वेक्टर B है, सेकंड वेक्टर A है और कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम उसी तरह से लिखा जाएगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर A इंटू B या B इंटू A लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी मैं अगर आपसे ये, चूँकि ये दोनों स्केलर हैं, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 3 इंटू 4 क्या होता है, आप बताएंगे 12। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 को पहले लिख दें 3 को बाद में लिख दें, 4 इंटू 3 क्या होगा, उसका भी आंसर 12 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं A इंटू B इज़ इक्वल टू B इंटू A, यानी हमारे पास B डॉट A इक्वल आ गया, हम B A की जगह A B भी लिख सकते हैं, A B कॉज ऑफ थीटा, और A B कॉस थीटा को हम डॉट प्रोडक्ट की शक्ल दें तो ये बन जाएगा A डॉट B, यानी B डॉट A को A डॉट B लिखा जा सकता है। हेंस स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। इसके बाद आ जाएं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ, और सेकंड प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ज़ीरो। अब ये ज़ीरो कैसे आएगा, यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो दो वेक्टर्स हैं यानी A एंड B, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, यानी इनका आपस में एंगल कितना है 90 डिग्री। अब हम जानते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट A डॉट B इक्वल होता है A B कॉज ऑफ थीटा। अब चूंकि थीटा यहाँ पर 90 है, हम जानते हैं कॉज 90 का आंसर होता है 0। तो जब कॉज 90 ज़ीरो हो जाएगा तो सारा कुछ ही ज़ीरो हो जाएगा, यानी इस केस में A डॉट B कितना आ गया 0। ठीक है, यानी अगर कहीं आपको बता दिया जाए कि दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 है तो आप सीधा सीधा कह देंगे कि A डॉट B 0 आएगा। या अगर आपको ये बता दिया जाए कि A डॉट B 0 है तो आप फ्रैंकली बता देंगे कि दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपसे ये पूछता हूँ जी, इसी प्रॉपर्टी को रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स के ऊपर अप्लाई करें। आप जानते हैं कि रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स क्या हैं, ये मैं सामने आपको बना देता हूँ एक दफ़ा। फ़र्ज़ करिए 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं लिख रहा हूँ। आप जानते हैं I की डायरेक्शन में x एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है वो I हैट होता है, y के अलॉन्ग जो होता है वो j हैट होता है, और z के अलॉन्ग क्या होता है k हैट। यानी I, J और K ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो अगर मैं इनका आपस में डॉट लूँगा तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसका आंसर क्या आना चाहिए?
0। क्यों 0 आना चाहिए? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम देख के आए हैं कि अगर दो वेक्टर्स का आपस में एंगल 90 हो तो cos 90 0 होने की वजह से उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो इसीलिए I और J आपस में परपेंडिकुलर है तो इनका स्केलर प्रोडक्ट 0 होगा। J और K भी आपस में परपेंडिकुलर है, इनका भी 0 होगा। और K और I भी आपस में परपेंडिकुलर है, इनका भी 0 होगा। इसके बाद आ जाए थर्ड प्रॉपर्टी पे, इसका पार्ट ए। इसमें मैंने लिखा है जी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज मैक्सिमम पॉजिटिव। इसकी क्या रीजन है? देखें, हम जानते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट की वही बेसिक डेफिनेशन ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब यहां पर चूंकि पैरेलल वेक्टर्स हैं तो एंगल 0 होगा, कॉज 0 का आंसर जो है वो मैक्सिमम पॉजिटिव होता है, यानी +1। कॉज फंक्शन का ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव आंसर 1 होता है, ठीक है। तो अब चूंकि आपने कॉज फंक्शन का यहां पर ज्यादा से ज्यादा आंसर पुट किया है तो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का भी मैक्सिमम आंसर आपके पास आ गया है प्लस में। और वो कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब वो सेम वही क्वेश्चन पूछता है कि इसको भी आप रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स के ऊपर अप्लाई करें, यानी आई, जे और के के ऊपर। रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स कौन से हैं? आई, जे एंड के। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि आई और आई का आपस में डॉट लें, तो अब आई और आई आपस में तो पैरेलल है, तो फिर पैरेलल वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। और पैरेलल वाली प्रॉपर्टी का रिजल्ट क्या है? फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो अब यहां भी ऐसे कर लेंगे, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड यानी आई हैट की मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड वो भी आई हैट की मैग्नीट्यूड, और cos 0 तो 1 हो गया था। अब हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड तो 1 होती है, तो इसका मतलब है राइट हैंड साइड पे तो सिर्फ 1 बच गया। यानी अगर हम आई और आई का आपस में डॉट लेंगे तो आंसर 1 आएगा। इसी तरह बड़ा मज़े का काम है, जब ऐसा काम हो जाए तो फिर हम क्या करते हैं, सिमिलरली का वर्ड लिख देते हैं। जब सिमिलरली लिख लें तो जान छूट जाती है, क्योंकि आई और आई का अगर डॉट 1 है तो फिर जे और जे का डॉट भी 1 होगा, के और के का डॉट भी 1 होगा, क्योंकि वो भी यूनिट वेक्टर्स हैं और अपने साथ वो भी पैरेलल ही होंगे। सो आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के, आंसर क्या आएगा? 1। इन तीनों का आंसर 1 आएगा। तो ये हमने पैरेलल वेक्टर्स के लिए प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी का पार्ट बी, और इसमें हम बात करेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स की, और इसका आंसर आएगा मैक्सिमम ही लेकिन नेगेटिव। और इसका आंसर मैक्सिमम नेगेटिव क्यों आएगा? सेम रीजन है, आप ए डॉट बी लिखें, ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब हम जानते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स का मतलब है कि इनका आपस में एंगल 180 है, एक इस तरफ दूसरा ऑपोजिट। सो एंगल की जगह आप पुट करेंगे 180, और हम ये जानते हैं कि cos 180 का आंसर -1 होता है, और -1 cos फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है नेगेटिव साइड पे। सो हम कह सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो भी मैक्सिमम नेगेटिव आया है। सो आंसर क्या आया आपका? दिस इज a डॉट बी इज इक्वल टू -ab, यानी नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यानी अगर हम किसी वेक्टर का अपने साथ ही स्केलर प्रोडक्ट ले लें, इसे बोलते हैं सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट, तो इसका आंसर आता है उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। किस तरह से? बड़ा इजी है। अब आप क्या करेंगे, आप फर्ज कर लें एक वेक्टर ए है और इसका ए के साथ ही डॉट ले लें। अब फर्स्ट की मैग्नीट्यूड, सेकंड की मैग्नीट्यूड इनटू एंगल बिटवीन देम। हम जानते हैं कि ए का ए के साथ ही एंगल तो 0 होगा, अपने साथ तो 0 ही एंगल होगा, तो फिर cos 0 यहाँ भी 1 हो गया, बात खत्म। बाकी आपके पास फर्स्ट की मैग्नीट्यूड, सेकंड की मैग्नीट्यूड दोनों ए थे, तो दोनों की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगी तो ए का स्क्वायर बन जाएगा। सो सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट यानी ए डॉट ए इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अच्छा, यूजुअली वो कई दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, बल्कि फेडरल बोर्ड में काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन आया है, वो ये भी कह देता है जी कोई एग्जाम्पल दें जिसमें वेक्टर का स्क्वायर जो है वो स्केलर आए।
अब जब आप सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं ना तो ये इनडायरेक्टली वेक्टर का स्क्वायर लेना है, लेकिन राइट हैंड साइड पे आप देखें क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी आंसर स्केलर में आ रहा है। तो इसकी बड़ी प्रैक्टिकल और सिंपल एग्जांपल है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। अब ये जो v² है ना, ये असल में कैसे आता है, वेलोसिटी का सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, इसमें v² जो है वो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है और ये स्केलर है, यानी दिस इज स्केलर। और ये स्केलर कैसे आया है, वेक्टर वेलोसिटी और दूसरी जो वेलोसिटी वेक्टर है दोनों का डॉट लेके, यानी सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी v का स्क्वायर। तो ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज द एग्जांपल इन विच वी कैन से दैट स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है जी। इसके बाद आखिरी और फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके सामने है और ये है स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जिस तरह आप अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन किया करते थे। इसमें आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सेकंड टर्म को इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद थर्ड टर्म को भी इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सॉरी ये मैं सेकंड से ही ले आया हूँ, ये थर्ड की मैं बात कर रहा था। ठीक है, सेकंड को, उसके बाद थर्ड को, इस तरह बारी बारी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है, लेकिन एक बात याद रखें कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो डॉट प्रोडक्ट के थ्रू होगी। जैसे ax bx i जो है वो डॉट प्रोडक्ट कर लेगा दूसरे i के साथ। ये पहली टर्म को मैंने मल्टीप्लाई की है, मैं इनको मिटा के दोबारा से लेबल करता हूँ बारी बारी। अभी मैंने किसको मल्टीप्लाई किया है, इनको। फिर जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस ax bx और i और j के दरमियान डॉट आ जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स के दरमियान आएगा। इसी तरह जब आप फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ax bz। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ bx नहीं, ये by है। ठीक है, बाकी ठीक है। इसी तरह ax bz और ये बन गया i डॉट k। इसी तरह अब आप क्या करेंगे, अब आप सेकंड टर्म को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैं अब लिखने लगा हूँ, ay bx j डॉट i प्लस ay by j डॉट j प्लस ay bz j डॉट k। इसी तरह अब थर्ड टर्म की बारी है इसकी। ठीक है, इसको मैं ब्लैक से कर देता हूं, ये ठीक है, प्लस az bx इंटू k डॉट i प्लस az by, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटू k डॉट j प्लस az bz इंटू k डॉट k। अब आप देखें, अब आप क्या करेंगे, अब आप वो जो दो आइडेंटिटीज़ हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाई हैं उनको यूज़ करेंगे। एक ये थी कि अगर i, j और k एक जैसे हैं, इनका डॉट लेंगे तो आंसर 1 आएगा। और दूसरी आइडेंटिटी यहाँ पर मैंने बनाई थी, ये ऊपर, ये i डॉट j, j डॉट k और k डॉट i क्या होता है, 0। यानी अगर डिफरेंट है उनका डॉट लेंगे तो 0 आएगा, अगर एक जैसों का डॉट लेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो यहाँ देखें, ये एक जैसे हैं, इनका डॉट 1 आएगा, ये डिफरेंट है, इनका डॉट 0 आएगा।
इनका भी डॉट ज़ीरो आएगा, इनका भी डॉट ज़ीरो आएगा, इनका डॉट 1 आएगा, इनका डॉट ज़ीरो आएगा, इनका डॉट ज़ीरो आएगा, इनका भी ज़ीरो आएगा और इनका 1 आएगा। तो देखें 1 कहाँ कहाँ आ रहा है, फर्स्ट टर्म में, फिर 1 आया है इधर और फिर 1 आया है यहाँ पे। बाकी सारी टर्म ज़ीरो हो जाएंगी। और आप गौर करें जहाँ जहाँ 1 आएगा, 1 आया है, वो क्या कौन सी टर्म्स हैं, ए एक्स बी एक्स ये फर्स्ट टर्म प्लस ए वाई बी वाई सेकेंड टर्म और ये ए जी बी जी थर्ड टर्म। तो ये थी स्केलर प्रोडक्ट की फाइनल प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। ये बड़ा सिंपल है, मैं आपको एक दफ़ा इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें एक वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4k, दूसरा वेक्टर है b i माइनस 3j प्लस k। अब इसका मेथड ये है कि आपने i के कोफिशेंट्स का प्रोडक्ट लेना है, फिर j के कोफिशेंट्स का प्रोडक्ट लेना है और फिर k के कोफिशेंट्स का प्रोडक्ट लेना है। बड़ा सिंपल है। आप देखें पहले आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे i के कोफिशेंट्स को, उसके बाद j के कोफिशेंट्स को, उसके बाद k के कोफिशेंट्स को। देखें a डॉट b इज इक्वल टू, इस तरह से पहले कर लें। देखें i का कोफिशेंट ऊपर 2 है और नीचे प्लस 1 है, कुछ ना लिखा हो तो प्लस 1 होता है। ऊपर j का कोफिशेंट प्लस 3 है और नीचे j का कोफिशेंट माइनस 3 है। ऊपर k का कोफिशेंट 4 है और b का जो k का कोफिशेंट है वो 1 है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये -9 ये +4, ये बन जाएगा 6 - 9 और आपका डॉट प्रोडक्ट आ गया -3। ठीक है, तो ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे दी। इसके बाद है जी, अगर एक बात याद रखें, एक न्यूमेरिकल भी है वो भी हम करेंगे। अक्सर वो ऐसा करता है, अगर वो दो वेक्टर्स के दरमियान आपसे एंगल पूछ ले तो आपने हमेशा स्केलर प्रोडक्ट वाला ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। इफ़ द एग्जामिनर आस्क्ड अबाउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला, जो मैंने यहाँ पर अभी अभी लिखना है। जैसे हम जानते हैं कि a डॉट b किसके इक्वल होता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर a b कॉज ऑफ थीटा। यहाँ से कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, a डॉट b डिवाइडेड बाय a की मैग्नीट्यूड b की मैग्नीट्यूड। और यहाँ से थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस को दूसरी तरफ ले जाएं वो इन्वर्स बन जाएगा, a डॉट b डिवाइडेड बाय a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। अब हम जानते हैं कि अगर वेक्टर a और b अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन है तो फिर a डॉट b की जगह क्या आ जाएगा, ये, और मैग्नीट्यूड्स नीचे उसी तरह। पहले आप इनकी रेशो ले लें, उसके बाद कॉज इन्वर्स लें और यही आपका रिक्वायर्ड एंगल होगा थीटा, विच इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर और ये सारा का सारा स्केलर प्रोडक्ट था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम वेक्टर प्रोडक्ट देखेंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अच्छा अच्छा पढ़ते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।